वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का 7th चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो आज हमारा मेन मुद्दा क्या होने वाला है, विश्व में सुरक्षा की आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है। तो आपको सुरक्षा का मतलब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि खतरे से आज़ादी, कि किसी भी तरीके से अगर हम बिल्कुल किसी भी खतरे से आज़ाद हो तो इसका मतलब क्या है, हम बिल्कुल ही सुरक्षित हैं। आप लोग मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप लोग अपने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ड्यूटी अपने बाल बच्चों को घर में छोड़ कर जाते हैं, तो उनको ये पता है कि उनको घर में कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल खतरे से आज़ाद हैं, बिल्कुल वहाँ पे वो सुरक्षित है। तो इसको क्या कहा जाता है, खतरे से आज़ादी का मतलब भी क्या होता है, सुरक्षा होता है। उसका मेन यही बिंदु होता है, मेन यही टारगेट होता है कि वो हमेशा किसी भी खतरे से दूर रहे और अपना जीवन जो है एक बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से निभा सके। अब एक और बात है, ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य कोई होता है, बल्कि विश्व को भी जो होता है अपने देशों के अंदर भी खतरों का वो होता है कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला ना कर दे। विश्व भी जो है अपने देशों की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सुरक्षा की कितनी धारणाएं। तो सुरक्षा की देखो दो धारणाएं हैं। पहली धारणा है आपकी पारंपरिक धारणाएं और दूसरी क्या है, आपकी अपारंपरिक धारणाएं। सबसे पहले अगर हम इस पारंपरिक धारणा की बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आता है आपका बाहरी सुरक्षा। ठीक है, पारंपरिक धारणा के अंदर एक आती है आपकी बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा में आता है कि हमारे अपने देश को हम बाहर से होने वाले खतरों से बचा सके, इसको कहते हैं हम बाहरी सुरक्षा। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है पड़ोसी देशों से सैन्य खतरा। आपको पता है कई बार दूसरा देश हमारे उसके भारत के अंदर हमला कर देता है, राइट, उन सब चीज़ों से बचाना। ठीक है, उसको कहते हैं बाहरी हमले। कि मान लो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया तो वो क्या हो गया, बाहरी सुरक्षा हो गई कि हम उससे लड़कर अपने देश को बचाएंगे, तो वो क्या हो गई, बाहरी सुरक्षा हो गई। अब आता है शक्ति संतुलन। यहाँ पे मैं शक्ति संतुलन बता दूँ कि कोई राष्ट्र, कोई मतलब इस प्रकार से सभी के अंदर सैनिकों की शक्ति बढ़ती होनी चाहिए, हर राज्य में इस तरीके से बढ़ती होनी चाहिए कि दूसरा राज्य इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए कि वह किसी और राज्य के ऊपर जो है अपना दबाव बना ले। इसी का मतलब होता है शक्ति संतुलन, कि सब कुछ बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई राज्य बहुत ताकतवर है और वह दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा कर ले। तीसरा आता है आपका आतंकवाद। आपको पता है आतंकवाद कितना होता है। आतंकवाद से भी अपने देश को बचाना क्या होता है, एक बाहरी सुरक्षा कहलाता है। अब बारी आती है आंतरिक सुरक्षा, जो देश के अंदर ही होती है। ये तो होते हैं बाहर के हमले, अब ये होती है आंतरिक सुरक्षा, देश के अंदर होती है। गृह युद्ध, आपको पता है देश के अंदर कई बार गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध मतलब घर का युद्ध हो जाता है। ठीक है, देश के अंदर ही युद्ध हो जाता है। दूसरा धर्म जात पात को लेकर भी बहुत ज़्यादा युद्ध होता है। तीसरा होता है आतंकवाद को लेकर। ठीक है, चौथा नक्सलवाद और समुदायों का आपस में लड़ पड़ना। तो ये क्या होता है, ये होता है आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, कि अपने आप को जो अंदर है, देश के अंदर भी कैसे सुरक्षित महसूस कर सके। एक आपको क्वेश्चन आता है कि आंतरिक खतरा क्या होता है और बाहरी खतरे क्या होता है। आंतरिक खतरे में आप लोग ये देख सकते हो कि पड़ोसी देश में सैन्य खतरा, शक्ति संतुलन, आतंकवाद। बाहरी में आप ले सकते हो गृह युद्ध, धर्म जात पात, आतंकवाद, नक्सलवाद। ठीक है, ये जो आंतरिक सुरक्षा है यही मतलब है। अब आती है आपका दूसरी धारणा की बात करेंगे हम, अपारंपरिक धारणाएं। इसमें सिर्फ सैन्य खतरा नहीं होता, इसमें और भी खतरे को शामिल किया जाता है। इसमें मानव की रक्षा का विचार भी होता है। व्यक्ति और समुदायों के आंतरिक खून खराबे से बचना इसमें होता है। मान लो जैसे कोरोना वाला टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे तो कोई खून खराबा नहीं हुआ, पर ये भी क्या था, एक खतरा था, राइट। तो इसको अपारंपरिक धारणा में शामिल किया जाता है। अब बारी आती है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणाएं कौन सी है। तो पहला बाहरी, दूसरा आंतरिक। पहले बाहरी सुरक्षा की हम अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। इस तरह की अवधारणा में सैन्य खतरे से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसमें सैन्य खतरों को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे में स्रोत कोई दूसरा देश जो शहर के ऊपर हमला करके नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें ऐसा होता है कि कोई बाहर का देश हमारे देश के अंदर आकर कोई हमला ना कर दे। ठीक है, और किसी भी हमारे सैनिकों को और हमारी आम जनता को नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, युद्ध के समय किसी सरकार के पास 3 तरह के विकल्प होते हैं। ठीक है, अब युद्ध होता है तो उस टाइम सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, आत्मसमर्पण करना।
ठीक है, या दूसरे देश से इतना डरना कि युद्ध से मना ही कर देना, या युद्ध हो जाए तो अपनी रक्षा करना, बाकी हमलावर दे अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। और नोट, आत्मसमर्पण करने की नीति को कोई भी देश की नीति नहीं बनाएगा। राइट। देखो क्या होता है कि अगर मान लो युद्ध हो रहा है, अब आपको पता है कि सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है, या तो आप आत्मसमर्पण कर लो, या तो आप उस बात के द्वारा मतलब बातचीत करके उस चीज़ का हल निकालो। ठीक है, समझ गए आप लोग। या फिर मतलब इतना लड़ो कि वो हमारे देश को बिल्कुल भी नुकसान है ना पहुंचा सके। ठीक है, अब बारी आती है शक्ति संतुलन के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया है, पर यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अपने पड़ोसी मुल्कों को देखते हैं तो हमें यह पता लग जाता है कि कौन सा देश हमसे अधिक ताकतवर है और कौन सा देश कमज़ोर है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं किसी देश से हमें भविष्य में खतरा हो सकता है। इस प्रकार से सरकार दूसरे देशों से अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश करती है। मैंने आपको यही बताया कि कोई भी राज्य, चाहे वो कोई भी राज्य हो, जैसे सबके अंदर क्या होना चाहिए, बराबर शक्ति बटी होनी चाहिए, सबकी सैन्य शक्ति बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी राज्य की सैन्य शक्ति काफ़ी ज़्यादा हो गई तो वह दूसरे राज्य के ऊपर आकर कब्जा ना कर ले। तो इसी को कहते हैं शक्ति संतुलन, की हर एक चीज़ की बराबरी हो, शक्ति भी इस तरीके से बटी हुई हो कि वो बिल्कुल ही बराबर हो। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे देश जो होते हैं वो खुद को जो है बहुत ताकतवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनसे आगे निकल सके। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका गठबंधन बनाना। ठीक है, गठबंधन बनाकर भी ताकतवर बन सकते हैं, ये बात भी सही, इसमें बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं। इनके बीच लिखित संध्या समझौते होते हैं गठबंधन बनाने के लिए, कि कुछ गठबंधन राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए भी गठबंधन बनाकर भी आप इन खतरों से बच सकते हो। मान लो अगर आपने गठबंधन बना लिया तो आपके पास कितने सारे देश होंगे, वो अकेला देश अगर आपके ऊपर हमला करेगा और आपने गठबंधन में आप लोग हो तो आप उनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और इनके बीच जो है लिखित समझौते भी होते हैं। और कुछ गठबंधन जो होते हैं वो राष्ट्र के हितों के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणाएं, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें आती है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में, एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाहरी सुरक्षा। इससे हम देश के अंदर खतरे तथा इससे जुड़े मुद्दों पर हम लोग जो है वो बात करते हैं, जैसे गृह युद्ध, देश के अंदर रक्त वगैरह मतलब खून खराबा, नक्सलवाद, धर्म को लेकर युद्ध हो जाता है, हिंसा हो जाती है, समुदाय में झगड़ा हो जाता है। इन घटनाओं में जो देश के अंदर की समस्या होती है उससे क्या होता है, देश कमज़ोर होता है। ऐसे में बाहर के लोगों को, बाहरी ताकतों, दूसरे देशों को मौका मिल जाता है हमारे देश के ऊपर हमला करने का। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन अंदरी सुरक्षा के मुद्दों पर कम ध्यान दिया गया, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में सबका ध्यान बाहरी रक्षा पर ही था, क्योंकि इस समय जो विश्व दो खेमे में बट गया और ऐसे में देशों को भारी सुरक्षा की चिंता अधिक थी। ये शीत युद्ध की बात की जा रही है यहाँ पर कि शीत युद्ध जब हुआ तो उसमें सबको यही था कि बाहरी खतरों से बच जाए, किसी ने भी अंदर खतरे की बात, मतलब जो देश के अंदर भी तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इसकी बात किसी ने भी नहीं की थी। अब आता है अलगाववादी आंदोलन। औपनिवेशिक देशों का खतरा पड़ोसी देश से आशंकित थे। कुछ देश एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों को सामने आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध की समस्या थी। मतलब देश के अंदर आंतरिक सैन्य संघर्ष होना, अलगाववादी आंदोलन होना और गृह युद्ध की समस्या होना क्या कहलाता है, आपका अलगाववादी आंदोलन जो है वह कहलाता है। ठीक है, और वो किन किन के साथ था, वो था देश से मतलब कुछ देश थे वो एशिया और अफ्रीका के जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, सुरक्षा के का पारंपरिक धारणा और इसके पक्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इसका मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व की सुरक्षा। ठीक है, मानवता की सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर आने वाले खतरों को भी शामिल किया, जैसे अकाल हो जाती है, महामारी, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब भी पारंपरिक धारणा में ही आता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के प्रमुख खतरे कौन कौन से होते हैं। आतंकवाद होता है, मानवाधिकार, गरीबी, शरणार्थियों की समस्या, बीमारी, एड्स, बर्ड फ्लू, ये सब क्या आता है, आपकी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा आता है। ठीक है, अपारंपरिक धारणा में आता है। अब भारत की सुरक्षा नीति की रणनीति, जो भारत ने अपने लिए कौन सी सुरक्षा नीति बनाई है वो लिखने हैं आपके, उसके 4 घटक लिखने हैं। तो पहला कि अपने जो सैनिक है उनको सैन्य क्षमता को इतना मजबूत करना कि दूसरा देश हमारे ऊपर हमला ना करे।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना और यूएनओ में अंतिम पंच मानना, मतलब अपना जो अंदर जो संस्थाएं होती हैं उनको मजबूत करना, अपने नियमों को भी मजबूत करना। अंदरूनी समस्या को खुद ही निपटाना, कोई ऐसा नहीं कि अगर अंदरूनी समस्या के लिए हम बाहर किसी से हेल्प मांग रहे, नहीं, अंदरूनी समस्या को बहुत अच्छे तरीके से निपटाना। अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना। विशेष सुरक्षा के सामने खतरे के नए स्रोत बताओ, मतलब जो विश्व सुरक्षा के सामने क्या क्या खतरे आ जाते हैं? आतंकवाद, वैश्विक निधनता, गरीबी, महामारी, मानव अधिकार, साइबर क्राइम, ये होते हैं विश्व सुरक्षा के सामने खतरे के कौन कौन से नए नए स्रोत आते हैं। आपको पता है अभी महामारी कोरोना टाइम चल रहा था, तो यही बात है कि ऐसा नहीं कि खून खराबा ही होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें होती है, जैसे आतंकवाद हो जाता है, खाना का संकट हो जाता है, ठीक है, ये सब भी किस में आता है? सुरक्षा में ही आता है, कि इन सबसे सबसे तो हमको खुद को बचाना है ना। सहयोग मूलक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की बजाय आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है, ठीक है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर लड़ने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ता है। अपारंपरिक खतरे हो गए, जैसे आपका ये हो गया वैश्विक निधनता हो गई, मतलब विश्व में गरीबी हो गई, महामारी होगी, तो इस समय ज़रूरी नहीं कि आप सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करो, इसमें आप बात के द्वारा भी तो हल कर सकते हो। आपसी सहयोग आपको करना होता है, कोई देश गरीब हो गया तो सब देश मिलकर उस देश की हेल्प करें, है ना, समझ गए? तो इसी को सहयोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अलग अलग प्रकार के खतरों में लड़ा जा सकता है। अगर विश्व के सभी देश दूसरे देशों को सहायता करने लगे तो समस्या बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। सहयोग मूलक सुरक्षा में अलग अलग देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, चर्च, धार्मिक संगठन, जानी मानी हस्तियां, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा आदि। सहयोग मूलक होता है कि अगर कोई भी देश किसी भी खतरे में है, जैसे चाहे वो महामारी हो, सैन्य के अलावा, आतंकवाद में तो आपको सैनिक शक्ति का यूज़ करना ही पड़ता है, पर उसके अलावा जैसे गरीबी वगैरह है, तो आप सब देश मिलकर सहयोग कर कर अपना उस देश की हेल्प कर सकते हैं। इसको क्या हो जाता है? सहयोग मूलक सुरक्षा इसमें कहा जाता है। सहयोग मूलक सुरक्षा अलग अलग देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की संस्थाएं, जैसे चर्च हो गया, धार्मिक संस्था, जानी मानी हस्तियां, नेल्सन मंडेला, टेरेसा वगैरह, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वह की है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया, और जो चीज़ समझ नहीं आई हो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग भी फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।